नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मैं तो महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पार्थ चटर्जी को ये कहा कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास डाल दो, लेकिन मुझ तक आंच पहुंचाने का प्रयास ना करो। मित्रों, नीरज चोपड़ा जिसने जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है, वो जिस आदमी से हारा, मतलब उससे जो 2.5 मीटर ज्यादा भाला फेंका है, वो जिस देश का नागरिक है, उस पूरे देश की संपूर्ण आबादी उतनी है जितना हमारे नेताओं के साथ चमचे घुमा करते हैं। एक बार फिर से स्पष्ट करूं, कहीं आपको सुनने में गलती ना हो। हमारे बड़े बड़े नेताओं के चमचे जितना होते हैं वाह वाह करने वाले, भाड़ जितने होते हैं वाहवाही लेने वाले, उतनी पूरी आबादी उस देश की है जिसने 135-40 करोड़ वाले देशवासी से ज्यादा 2.5 मीटर, मतलब 2-4-5 इंच या थोड़े से अंतर से नहीं बीट किया है, पूरे 2.5 मीटर दूर भाला फेंका है। कितनी हंसी आती है कि एक 1.25 लाख की आबादी वाला आदमी 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंक रहा है और 140 करोड़ की आबादी में से 88 मीटर तक भी जाकर उड़ जाता है। नीरज चोपड़ा रजत पदक लाया। पदक होता है, मैंने कल भी बोला था, वो चाहे पीला हो, सफेद हो या मटमैला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। लेकिन चिंता इस बात की कि 140 करोड़ की आबादी में से एक नीरज चोपड़ा मिला जो 88 मीटर तक भाला फेंक रहा है, और 1.25 लाख मात्र, फिर से एक बार कह रहा हूं, 1.25 लाख तो हमारे नेताओं के चमचे होते हैं। आदरणीय मीना व्यास पटेल जी को नमस्कार। अगर हमारे नेताओं के सारे चमचे प्रैक्टिस कर ले तो वो दूर दूर तक फेंक देंगे। ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि 140 करोड़ में से हम एक आदमी ढूंढ पाते हैं, वो भी उससे पीछे रह जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण, जिस पर मैं आज ज्यादा बोलूंगा, वो ये कि क्या भारत की राजनीति की स्तर इतनी गिर गई है कि हम महामहिम को भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाला बताएंगे। जिस आदमी की पूरी राजनीति आतंकियों को फायदा पहुंचाना, आतंकियों के मंशा को सार्वजनिक करना और आतंकियों की हित चिंता करना है, वो हमारे राष्ट्रपति के निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मैं बात महबूबा मुफ्ती शहीद की कर रहा हूं। मित्रों, मैंने एक बार पहले के भी संबोधन में कहा था कि जब जम्मू कश्मीर का कोई सिपाही, वो चाहे मुसलमान ही क्यों न हो, अगर शहीद होता है तो मुफ्ती की बेटी महबूबा एक शब्द नहीं बोलती, कहीं कोई शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं जाती। लेकिन अगर कोई आतंकी मरता है, महबूबा के पेट में दर्द हो जाता है। तो आप समझिए कि महबूबा की मानसिकता क्या है और उस किसके प्रति साफ करना रहे। आदरणीय प्रेमनंदन दीदी जी को सादर प्रणाम। तो मुझे उससे नहीं सीखना है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर भारत के राष्ट्रपति काम कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को फुलफिल कर रहे हैं। कम से कम हमारा भारत का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को फुलफिल करता होगा, ये आपकी बात मान लिया, लेकिन पाकिस्तानी एजेंडे को तो फुलफिल नहीं करता जिसका तुम और तुम्हारे बाप करते हैं। आज चर्चा इसी पर विस्तार से होगा, लेकिन पहले चर्चा करते हैं पार्थ चटर्जी, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने मुंह खोला है। लेकिन मुंह खोल करके ये नहीं कहा कि पार्थ दोषी है, और ना ही ये कहा कि पार्थ को हम पार्टी से निकाल रहे हैं, मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर रहे हैं। उन्होंने कहा पार्थ अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास मिले, लेकिन हमको मीडिया ट्रायल से बचाइए, हमें मत मीडिया ट्रायल करिए, हमको बदनाम करने का प्रयास ना करिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से
पिछवाड़े पर लात मार के भगाए जा चुके कुछ नकारे, नालायक और निकम्मे टाइप के पत्रकार जो कि हमारे तरह से अब यूट्यूब पर आ गए हैं, वो लोगों ने एक मुहिम चला रखा ये कहने के लिए कि योजना है सबको जेल में डालने की, योजना है दिल्ली से लेकर के बंगाल तक के नेताओं को बदनाम करने की, योजना है देश में दहशत की राजनीति करने की, योजना है सरकारी जांच एजेंसियों के माध्यम से नेताओं को डरवाने की। मित्रों, ये मैं बात नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या आपको ही पत्रकार कहेंगे जिसने इस तरह की अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं वो भी मीडिया पर आकर के। 1% 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि बिल्कुल ये योजना है ईडी और सीबीआई के माध्यम से आपको डराने की, लेकिन डर तो चोर को होगा, घोटालेबाज को होगा, भ्रष्टाचारी को होगा। मुझे क्या मतलब, मेरे घर के ऊपर 500 सीबीआई वाले आए, अपना चाय पानी लेके आएंगे, क्योंकि 500-700 आदमी की चाय एक बार में बनाने की मेरे पास बर्तन ही नहीं है। तुम अपना चाय पानी लेकर यहाँ रहो। मेरे एक कमरे में, ये 15 बाई 12 का कमरा है, 15 बाई 12 में जितना आदमी बैठ सके बैठे। अगर उससे ज्यादा आदमी हो गए तो बाहर खड़ा रहना, गली में भी 100-200 लोग खड़ा हो सके। हमको तो कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैंने कोई घोटाला किया ही नहीं है। मैं मान लेता हूं कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर सीबीआई जांच कर रही है, ईडी धरपकड़ कर रही है, एकदम मान लेता हूं। वो 21 करोड़ रुपया मोदी जी अपने घर से ले जाकर के वहां फेंक के आए थे, उसके बाद मीडिया को बुला कर पकड़वाए थे। अगर ऐसा है तो टीवी में बयान दो कि जी ये सीसीटीवी में आया है, मोदी के साथ लोक कल्याण मार्ग से ये बोरी निकली है जिसमें नोटों का बंडल है, ये जहाज पर चढ़ा है, ये कलकत्ता दमदम एयरपोर्ट उतरा है और ये जीप से गई है, आपके इस मेट्रो वैन का नंबर दिखा रही है, देखो बोड़ा उल्टा किया जा रहा है। ऐसा है तो बता दीजिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो हीरोइन रहती थी उसके चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा हुआ है। आप उसको सार्वजनिक कर दिए। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, पुलिस सीसीटीवी मांग सकती है और सोसाइटी वाला देने को मजबूर है, क्योंकि पुलिस के मांगने पर देना कानून में बनता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बकवास ना करें। आप कह रहे हैं कि दिल्ली से मतलब अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। आप बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल का मंत्री मनीष सिसोदिया ने दारू नीति में परिवर्तन किया कि नहीं किया। आप बता दीजिए कि डॉक्टर जब कहते थे कि कोरोना काल में बहुत जरूरी से ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, राशन का दुकान बंद था, जरूरी सामान के सारे दुकान बंद थे, दारू का दुकान आपने खुलवा दिया, इसलिए कि भाई दारू माफियाओं को फायदा हो, सीधे सीधे उनको लाभ हो। दारू बांटने की एक तय प्रक्रिया थी कि वो एजेंसी के माध्यम से आएगा, फिर शोरूम में जाएगा, शोरूम से गोदाम में जाएगा, गोदाम के बाद आउटलेट पर जाएगा, आउटलेट पर से लोग लेगा। आपने कहा कि यार इतनी बंटवारा करते कंपनी वाले को नुकसान होता, आपने सीधे कंपनी वाले को बोला कि भाई दरवाजे पे जाकर के दारू बेचो, सीधे सप्लाई करो। आपने ये कहा, इसका क्या हुआ? हाँ आकाश बाबू सुबह से बात। तो इन सब बातों की बदनामी करने से पहले 2-3 बातें जान लीजिए। वो कोई नेता, कोई पत्रकार ये नहीं कह रहा है और मैं कह रहा हूं। अगर आपको इसमें गलती लगे मेरे ऊपर केस कर देना। जय श्रीमान नारायण, ओम प्रकाश भाई। मित्रों, दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली से शुरुआत करते हैं। हर आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एलजी मिल करके अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं, उसके लोकप्रियता से घबरा गए। अब 1.5 राज्य में जिसकी सरकार है वो 27 राज्य वाले सरकार को डरा रहा है। अब ये हंसने के लिए काफी, आप हंसिए, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं हंसने लगूंगा तो मेरा कार्यक्रम हास्यास्पद हो जाएगा और मैं ये बड़ा सीरियस कार्यक्रम करता हूं, हास्यास्पद नहीं करना चाहता। आप हंसिए, हंसना सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। मैंने आपको हंसने का मसाला दे दिया कि वो आदमी कह रहा है जिसके पास 1.5 राज्य है, 1.5 राज्य वाला 27 राज्य में शासन करने वाले को कह रहा है, जिसकी केंद्र में भी राज्य है, शासन है, जिसका राष्ट्रपति अपना है, जिसका उपराष्ट्रपति अपना है, जिसका लोकसभा का अध्यक्ष अपना है, वो आदमी कह रहा है कि जी मोदी डर गया। दूसरी बात करते हैं। हाँ, कृष्ण मोहन पांडे जी नमस्कार। मित्रों, दिल्ली में जो बवाल मचा था, जिसकी सीबीआई जांच के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अनुमोदन किया है, वो ना तो नरेंद्र मोदी के कहने पर किया है, ना भारतीय जनता पार्टी के कहने पर किया है, ना ही किसी आम आदमी के कहने पर किया है। शराब नीति में, आबकारी नीति में जो परिवर्तन की गई थी, उसकी रिपोर्ट दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश से दिल्ली का मेन बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है।
तो कोई भी नीतिगत फैसला परिवर्तन या रिपोर्ट होती है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल जरूरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को देना जरूरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अनुमोदित करना जरूरी है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी ने वो रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी और उसमें ये लिखा गया था कि भाई दिल्ली की आबकारी नीति को मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के मना करने पर, एलजी के मना करने पर भी उसको इम्प्लीमेंट किया, अकेला इम्प्लीमेंट किया उसने। इसमें कोई कमेटी भी फॉर्म नहीं। मंत्रिमंडल में एक कानून है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक मीटिंग होती है, जीओएम कहते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको कहते हैं संयुक्त मंत्रिमंडलीय प्रतिनिधिमंडल। मंत्रिमंडलीय प्रतिनिधिमंडल के बैठकों पर नीतिगत फैसला लिया जाता है। अगर एक से ज्यादा, अगर कोरम मान लो 50 मंत्रिमंडल का सदस्य हो और 33% मंत्रिमंडल के लोग नहीं आएंगे तो कोरम के अभाव में वो बिल को बिना पारित किए माना जाता है। इन सब चीजों के लिए अगर आपने किसी को ना बुला करके अकेले कोई मीटिंग की, मतलब पहले से ही गैर कानूनी मामला है। इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर सीबीआई जांच का अनुमोदन किया। अब इसमें मोदी कहाँ है, भाजपा कहाँ आई और कोई राजनीतिक दल कहाँ है, आप खुद समझ लीजिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है, खुद को सिंपैथी लहर लानी है और पत्रकारों के माध्यम से जो उनके चाटुकार लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा वित्त पोषित है, जिनको समाचार चैनलों से बाहर निकाल दिया गया, हमारे जैसे यूट्यूब पर फेसबुक पर बोल रहे हैं, उन लोगों को ही कुछ पैसा देकर के बदनाम कराने का प्रयास है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी डरता है, अमित शाह डरता है, एलजी डरता है। जबकि इसमें कहीं मोदी, अमित शाह, एलजी नहीं है। ये चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार का अधिकारी है, वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता, उसकी मंशा कहनी होती। मुख्यमंत्री होने के नाते आप उसके बॉस हैं, आप ही के मतहत वो काम करता है, लेकिन आप ही ने गलती किया है, उसका रिपोर्ट वो दिया है, इसमें भाजपा आया। अब आते हैं मामला पश्चिम बंगाल पर, जिस पर लोग कह रहे हैं कि ममता को डराया जा रहा है ममता के लोकप्रियता के आगे। हाँ, विनोद भाई ने कुछ लिखा, मैं चाहता हूँ आपका मार्गदर्शन पढ़ लूँ। एक तो विनोद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। विनोद जी ने लिखा है कि केजरीवाल की मंडली धूर्त मंडली है, इसका काम केवल केजीपी और मोदी जी, बीजेपी मोदी की। विनोद जी, आप अभी आधी बात बता रहे हैं। केजरीवाल इससे भी बड़ा आदमी है। केजरीवाल के बयान और अमेरिका से वापसी की यात्रा पर जांच कर लीजिए। ये सार्वजनिक मंच में नहीं बोलना चाहता, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। केजरीवाल 26 जनवरी में जब हड़ताल पर बैठा था, उस वक्त ताजा ताजा अमेरिका से आया था। केजरीवाल जब अमेरिका से आता है तब जाकर के भारत के संविधान के विरुद्ध बोलता है। इन सब चीजों को आप जब समझेंगे तो समझ जाएंगे कि केजरीवाल का खेल क्या है। केजरीवाल का खेल किसी से भी ज्यादा खतरनाक देश के लिए है। लेकिन क्या करें, हमारे देशवाजी मुफ्त में ओसामा बिन लादेन को यहाँ से चुनाव लड़वा दे, क्योंकि हम लोग मुफ्तखोर लोग हैं और मुफ्त में मिलेंगे तो हम तो डकैत को वोट दे देंगे। और ये पहले से प्रमाणित होता रहा है। नहीं तो माया मुलायम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ आप कैसे सोच सकते थे, जिन्होंने आकंठ बेईमानी करके अरबों खरबों का धन बनाया हुआ है। लेकिन एक बार उन पर कोई बेईमान कहता है तो उनके लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। इस देश के नागरिक का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये नागरिक स्वयं का दुश्मन है। बाहर का होता तो संभाला जा सकता। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं मित्रों। पश्चिम बंगाल में जो नोटों का ढेर पकड़ा गया है एक हीरोइन के घर से, उसकी जड़ जान लीजिए कि क्या हुआ। इसमें प्रचारित किया गया है कि केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से ममता बनर्जी को या अपने विरोधियों को डराती है, परेशान करती है, बैकडोर से शासन करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में भी अगर मैं पूरी कहानी बताता हूं, इसमें कहीं भाजपा या कोई और पार्टी आए तो मेरे को बता दीजिएगा। मामला 2016 टीचर भर्ती का है। टीचर भर्ती में एक महिला जिसका 20वां रैंक आया, वो बड़ी खुश हुई, उसका टीचर की नियुक्ति हो गई। लेकिन क्या हुआ कि शिक्षा बोर्ड ने, आयोग ने वो सूची बदल के दूसरी रिवाइज सूची जारी कर दी। वो जो लड़की 20वें स्थान पर थी वो 21वें स्थान पर आ गई, और जो प्रथम स्थान पर आई वो एक विधायक जी की बेटी थी। वो लड़की को बड़ा बुरा लगा कि भाई मैं अभी 20वें स्थान पर आया हूँ, अब खिसक करके 21वें स्थान में आ जाऊंगी, और नौकरी वहां से 20 लोगों का होना है। तो वो अभी एम्प्लॉयड हुई थी, तुरंत एम्प्लॉयड हो गई। उसने शिक्षा विभाग में चिट्ठी दिया कि मेरा पुनः मूल्यांकन किया जाए, उसकी एक न सुनी गई।
फिर वो देश में अभी न्यायालय का सम्मान बढ़ा है और लोगों को अदालतों पर भरोसा है। उसने कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने उस पूरी प्रक्रिया की जांच की और जो विधायक जी की बेटी प्रथम स्थान में आई थी वो और ये जो लड़की 20 में से 21वें पर खिसक गई थी, दोनों का मार्कशीट देखा तो पाया गया कि विधायक जी की बेटी तो फेल है, स्थान छोड़िए वो तो पास होने के एलिजिबल नहीं रखती, प्रथम स्थान पर कैसे आ गई। जब कोर्ट ने बात तो उन्होंने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिम्मेवार लोगों को बुलाया और बोला कि इस तरह की घोटाला और कितना हुआ है। जब शिक्षा विभाग के लोगों ने, केजरीवाल कुपोषण के शिकार हो गए, केजरीवाल गलत संगत के शिकार हो गए हैं और गलत लोगों के चंगुल में फंस गए हैं। वहां एक बार फंसने के बाद निकलने का रास्ता नहीं होता। हमारे देश के कई बड़े बड़े लोग उसमें फंसे हैं और अपना जान गंवाए हैं। बाहर का रास्ता नहीं है। सिनेमा में कहा जाता है ना कि बेटा ये स्मगलिंग का रास्ता है, यहाँ आना तो बड़ा आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल है। तो वो जिस चंगुल में फंसा है वहाँ घुसना बड़ा आसान है, निकलना नामुमकिन है। केजरीवाल भी यही कर रहा है, अंदर से वो छटपटा रहा है, लेकिन क्या करें, कम बोलना ज्यादा समझना। तो फिर अदालत ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई ने पूरी जांच की तो पता चला कि भाई शिक्षा में तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जितने लोग आज के तारीख में शिक्षक हैं वो सब के सब मेन रिजल्ट में फेल हो गए थे। सीबीआई की जांच करके भाई आप फेल हो गए तो पास कैसे हुए। फिर उन्होंने पास वालों को बुला करके पूछा कि भाई आप कैसे पास हुए, पहले में तो आप फेल थे। जब सीबीआई वालों ने अपने तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जांच की तो पता चला कि एक कॉकस काम करता था, एक माफिया काम करता था। वो फेल वाले कैंडिडेट को ढूंढता था कि आपको घूस दे सकते हैं क्या। अगर फेल कैंडिडेट 20 से 25 लाख रुपया का इंतजाम कर देता था तो उसे कहा जाता था कि आप बोर्ड में पुनः मूल्यांकन का आवेदन कर दें। वो पुनः मूल्यांकन का आवेदन अभ्यर्थी कर देता था। कॉपी बाहर आती थी, क्योंकि पुनः मूल्यांकन पर कॉपी बाहर आती है जांच करने के लिए। फिर उससे अधिकारी लोग अपने मनमाफिक पैसा लेकर के जो जितना पैसा देता था उस पर उतना नंबर का हिसाब टिक सही कर दिया जाता था। मान लीजिए कि मैंने 20 नंबर का क्वेश्चन किया है, मैं फेल हो गया, पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन किया कि मेरे कॉपी को दोबारा जांचा जाए। कॉपी बाहर आई और मैंने 20 लाख रुपया की रिश्वत दे दी। अब अधिकारियों ने मेरा 80 नंबर का टिक कर दिया, 80 नंबर सही कर दिया। अगर टिक में गलती हो गई तो हमने पूरी उत्तर पुस्तिका ही बदल दी। हमने बस ऊपर लो रोल नंबर वाला रखा जिस पर मोहर लगी होती है, बीच वाला पार्ट को ही बदल दिया, 80 नंबर का सॉल्व क्वेश्चन लगा दिया और उसको लिख दिया कि भाई 80 नंबर हमने सही किया हुआ है। अब आप जब जाएंगे, अगर कोर्ट से आएगा तो 80 नंबर वाला कॉपी आएगा। ऐसे बहुत लोगों का आया। तो फिर सीबीआई ने इसकी जड़ पकड़ा। भाई पैसा चैन पकड़ते पकड़ते पता चला कि ये सारा का सारा चैन है जो पार्थो चक्रवर्ती से लेकर के ममता बनर्जी तक पैसा जाता है और कहां कहां स्टॉपेज है। होता क्या था कि ये अफसर लोग सारा ले करके पैसे को इस हीरोइन के घर जमा करते थे और यहां से अफसर और नेताओं के यहाँ बंटता था और ये पैसा चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम से अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जाता था। मैंने अपने पिछले 2 दिन के संबोधन में कहा था कि पार्थ चटर्जी के डिडोल से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पार्थ में और अर्पिता में कोई और संबंध होगा नहीं, क्योंकि वो किसी और संबंध के लायक ही नहीं है। उनका डिडोल इस हैसियत में नहीं है, दादा पोती जैसा कोई रिश्ता होगा। लेकिन आज सीबीआई की जांच की रिपोर्ट जब सामने आई तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि असल में ये कोई संबंध नहीं है, ये असल में अनैतिक व्यवसायिक संबंध है। पार्थ चटर्जी उस हीरोइन के नाम से पैसे की हेर फेर करा करते थे और उस हीरोइन के नाम से संयुक्त कंपनी चलाते थे। जिस घर से पैसा बरामद हुआ है उसके को ऑनर पार्थ चटर्जी भी हैं और कई 20-22 फर्जी कंपनियां खोल रखा है जिसमें ये रिश्वत का पैसा खपता था। ये पैसा भी जो सीबीआई ईडी ने जब्त किया है वो 2 दिन के अंदर जाने वाला था। ये उस हीरोइन का दुर्भाग्य, पार्थ का पाप का घड़ा भर जाना होगा, जिससे सीबीआई समय से पहुंची और वो पैसा बरामद हो गया। 2 दिन बाद वहां कोई पैसा नहीं मिलता। फिर ममता बनर्जी चिल्लाने लगती कि मेरे मंत्री को फंसाने का प्रयास कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार।
अब आप बताइए मित्रों की इस पूरे कहानी में कहीं भाजपा आई? वो लड़की जिसका 20वां से 21वां हुआ वो भाजपा के सदस्य नहीं थी। जिस कोर्ट में उसने केस किया वो जज भाजपा का सदस्य नहीं थे। जिस जज ने जांच कमेटी में उन मास्टरों को बुलाया वो मास्टर भी उसमें सदस्य नहीं थे। जो फेल कैंडिडेट टॉप कर दी गई थी वो तृणमूल के विधायक की बेटी थी, उसने भी भाजपा कभी ज्वाइन नहीं किया था। और आगे करना तो भाई भविष्य की बात मैं नहीं बता सकता। उसके बाद उन्होंने सीबीआई जांच की रिपोर्ट दी। वो जो सीबीआई वाले लोगों ने जांच किया वो सारे सीबीआई वाले कानूनन भाजपा के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप पार्टी ज्वाइन करेंगे सरकारी नौकरी आपकी छूट जाएगी। और आजकल सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। जिसको नहीं मिले उसी को उसका दर्द पता है, और जिसको मिल गए उसी को उसका आनंद का ज्ञान है। तो वो आनंद क्यों छोड़ेगा भाजपा को की तरफ झुकाव करके? उसके बाद वो जो रुपया पकड़ा गया है उसमें कोई भाजपा का कार्यकर्ता जा करके उसके घर में तो पैसा फेंक नहीं आया है। अभी मजे की बात यह है कि एक मोनालिसा नाम की हीरोइन की भी तलाश है। पता चला कि अर्पिता से ज्यादा बड़ा कारोबार तो उसके यहाँ था। मतलब अगर यहाँ 20-21 करोड़ पकड़ा गया तो वहां 100-200 करोड़ पकड़ा जाएगा। हीरोइन का तलाश जारी है, मिल जाएगी, क्योंकि कानून के हाथ लंबे नहीं मजबूत भी है और पकड़ भी बहुत बढ़िया है। अब सिर्फ भाजपा को बदनाम करने का ये प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस पूरे खेल में दिल्ली की तरफ से कहीं भाजपा नहीं है। लेकिन चूंकि इतनी सफाई से ना तो कोई चैनल वाला बताता है ना ही आम जन सुनना चाहती है, यहाँ पर तो लोग दो ध्रुव में बटे हैं, या तो कोई मोदी का पक्ष में है या मोदी के विरोध में है, बीच में कोई नहीं। तो जो लोग मोदी के पक्ष में वो कहते हैं कि यार मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो मोदी के विरोध में कहते हैं मोदी जानबूझ के कर रहा है। इन सब चीजों की जब तक व्याख्या साफ स्पष्ट चैनलों पर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और चैनल वाले साफ स्पष्टीकरण क्यों देंगे? उन्हें तो टीआरपी का खेल खेलना है। लेकिन आप लोग हैं और आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल मामले को साफ स्पष्ट और स्पष्टवादिता और सबूत के साथ पेश करता हूं। निर्णय आपका काम है। जो बात मैंने कहा है अगर इसमें कहीं भी कोई गलती हो, कोई मेरे पर गलत बयानी के लिए केस कर सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत बोलना कानूनन अपराध है। मैं केस में फंस सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ। मैं चौड़े में कह रहा हूँ। ये जितनी बातें मैंने कहा है अगर इसमें कोई कमी हो मैं जेल का भागीदार हूँ। ओम प्रकाश पांडे जी ने लिखा है कि सावन में एक दिन शंकर जी पर चर्चा रखिए ना भैया। आइए ना भैया, जब कहें कि चर्चा का क्या विषय है, पलक पखवाड़े बैठा करके आपका स्वागत करेंगे। आइए, भोलेनाथ की कृपा से आपका आशीर्वचन मिले। जब आपको अच्छा लगे आ जाइएगा। घर पे ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, और नहीं रहेंगे तो घर के लोग रहेंगे और आपको सभी जानते हैं। आइए, शिव जी की कृपा बरसाइए, आपका स्वागत है। खैर, आज जो मेरा मुख्य मुद्दा था कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही रहने दिया जाए। मैं भी अपने 2-3 दिन के फेसबुक के हेडिंग में, कमेंट में, लिखने में, अपने फेसबुक के लाइव में भी कह रहा हूं। आज मैंने 2-3 चैनलों पर था, उस पर भी मैंने कहा कि आज 10:15 पर भारत का लोकतंत्र पूर्ण हुआ, मजबूत हुआ और सम्मानित हुआ, क्योंकि समाज के सबसे निचले तबके की एक महिला को हमने अपने संविधान की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाया है। और आज संविधान की मूल आत्मा की पूर्ति हुई, जिसकी कल्पना से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऊंच नीच को हटा करके सबको बराबर का दर्जा देने का सपना देखा था। आज हमने मतदान के माध्यम से बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया, बल्कि उनको अपने सर पर बैठा लिया है। मतलब हमने बताया है कि हम किसी को ऊंच नीच नहीं मानते, हम सबको बराबर मानते हैं। अगर आप में प्रतिभा है, योग्यता है, बलिदान है, त्याग है और देश के लिए कुछ करने की जज्बा, ईमानदारी है, तो आप जिला अध्यक्ष से होकर के राष्ट्र अध्यक्ष बन सकते हैं। और ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीति की शुरुआत अपने जिला के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी और आज भारत राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्ष है। बीच में उन्होंने सिर्फ ईमानदारी किया है, कर्तव्य परायणता किया है, मुसीबतें लाख आई लेकिन डिगी नहीं है। जिस महिला का पुत्र मर जाए, जिस महिला का पति मर जाए, उसकी जीवटता का सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह का अनुभव करने का किसी को मौका मत दीजिए कि वो अनुभव करे कि कैसा अनुभव होता है। हे भोलेनाथ, आप क्षमा करिए, द्रौपदी मुर्मू तक ही रहने दीजिए। लेकिन आज जब दिन भर भाजपा के तरफ से भी और भाजपा के विरोधियों के तरफ से
खगेन द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अपमानजनक शब्द और साथ में रामनाथ कोविंद के लिए जब अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मैं देखा तो मैं द्रवित हुआ। सबसे पहला बयान दिया आतंकियों की लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती सईद ने। उसने बोला कि रामनाथ कोविंद पूरे जीवन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करते रहे। कश्मीर से धारा 370 हटाना और 35A का खात्मा, CA पर अपनी सहमति देना, ये सब राष्ट्रपति के स्तर पर उनका काम नहीं था, ये भाजपा का एजेंडा था। अब मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, मैं बार बार मुफ्ती की बेटी से कह रहा हूँ कि आतंकियों का सरदार मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। बेटी को तो विरासत में मिला, क्योंकि जिस आदमी ने आतंकियों के द्वारा अपने बेटी को पकड़वाने का जहीन पाप किया हो उसको आतंकी का सरदार कहा जा सकता है। मुफ्ती और उसके टीम के किसी को लगे मेरे पर केस कर सकता है, हम प्रूव कर देंगे। मित्रों, मुफ्ती मोहम्मद और उसके बेटी को संविधान की थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के अधिकार और राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली का जो व्याख्या दिया गया है वो इस तरह है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का हेड होता है। उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का गठन चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है और जनप्रतिनिधि सीधे जनता चुन करके भेजते हैं। फिर लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत होगी वो अपना सदन का नेता चुनता है जिसको हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं कि हम संविधान में निहित अधिकारों का शुद्ध अंतःकरण से पालन करेंगे और गोपनीयता का वर्णन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को काम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने सलाह के लिए ही रखा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री कोई चीज राष्ट्रपति महोदय के भेजे तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि यह विवेक के विरुद्ध है तो उस बिल को इस टिप्पणी के साथ लौटा देंगे कि मुझे इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, इस पर पुनर्विचार किया जाए या इसको वापस किया जाए। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल से इस बिल को पास कराई है वो वापस मंत्रिमंडल में भेजेगी। मंत्रिपरिषद और संसद में उस पर बहस होगा कि राष्ट्रपति जी की मंशा के अनुसार इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। लेकिन चूंकि मंत्रिपरिषद सीधे जनता के नुमाइंदे होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उसका निर्णय सर्वोपरि है। और अगर उसने अपने निर्णय से पुनः उस बिल को राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भेज दिया, अब यहाँ पर कानून आता है कि चूंकि राष्ट्रपति महोदय सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, लेकिन जो बिल उनके पास गया है वो सीधे जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के जन समर्थन के वजह से बहुमत के आधार पर हस्ताक्षर करके भेजा गया है। मतलब इस बिल पर समस्त जनता का अधिकार है और समस्त जनता का राय। तब राष्ट्रपति अपने ही बनाए संविधान के तहत बाउंड है कि उनको उस बिल पर हस्ताक्षर करना ही होगा, चाहे वहां पार्टी भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, कम्युनिस्ट की हो या जिस भी पार्टी की हो। तो अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोई बिल पास करके सदन में राष्ट्रपति के समक्ष भेजा है तो उस पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की मजबूरी है। इसमें भाजपा के एजेंडे पर काम करने जैसी कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक स्लोगन था। जब वो चुनाव में जाती थी 1982-84 से, जब से उसने भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब से उसका पहला नारा था कि राम मंदिर बनाएंगे और धारा 370 हटाएंगे। जब उसको पूर्ण बहुमत आया तो उसने धारा 370 हटाया और राम मंदिर का बनने का मार्ग प्रशस्त किया। ये उसका चुनाव घोषणा पत्र में था। जिस दिन रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे उसके पहले से ये निर्णय था। तो उसमें रामनाथ कोविंद क्या कर सकते थे? वो संविधान के दिए अपने ही द्वारा दिए संविधान के अधिकार की तरफ मजबूर थे। उसमें भाजपा के एजेंडे पर काम करने जैसी क्या बात है? लेकिन चूंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मोहम्मद सईद को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, भड़काऊ बात, उग्रवादियों को बढ़ावा और देश में वैमनस्य फैलाना एकमात्र उनका राजनीतिक एजेंडा है और विदेशी फंडिंग पर स्वयं को पाती है और देश में आतंकवादियों के अहित होने पर बिलबिला जाते हैं और सिपाहियों के शहीद होने पर अगरा जाते हैं। ऐसे लोगों के बयान का मतलब है क्या?
मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैं इस तरह के बेबुनियाद और बेहयात लोगों पर इतना चर्चा करता हूं। लेकिन मेरा चर्चा करने का आधार ये था कि आदरणीय प्रेम दीदी जैसा फौज का अफसर मेरे को सुन रहे हैं, उनके मन में ये खोट ना हो, उनके मन में ये दुख अभिलाषा ना हो और उनकी छटपटाहट हो जो महबूबा मोदी को भला बुरा कहना चाहते हैं तो नहीं कहना चाहते हैं। मैं कह देता तो उनका आत्मसंतोष होगा कि गाली मैं देना चाहता था, अच्छा हुआ मेरा जुबान गंदा होने से बचा। राकेश भाई ने काम कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। तो मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं, वो किसी पार्टी के सदस्य या एजेंट नहीं होते हैं। और श्रीमती मुर्मू के विषय में तो एक मशहूर है कि जब वो झारखंड की राज्यपाल थी तो उन्होंने तत्काल रघुवर सरकार, आप जान लीजिए कि रघुवर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मंत्रिमंडल में सहयोगी थी और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राजनीति की शुरुआत की थी। अगर आप उनको भाजपाई भी माने तब भी अपने ही सरकार के बिल को वापस कर देने का अधिकार था। उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के बिल पर उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों के हित के विरुद्ध है, इसलिए मैं इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। एक बार नहीं, उन्होंने दो बिल को दो बार वापस किया है। तो स्पष्टवादिता और तटस्थ निर्णय के लिए, बेबाक टिप्पणी के लिए और बेबाक प्रशासनिक दक्षता के लिए द्रौपदी मुर्मू जानी जाती हैं। ये उनके पास्ट इतिहास है और फ्यूचर किस तरह का होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आज उन्होंने अपने संबोधन में जिस तरह से साफगोई से बोला कि मेरा जीतना मेरा निजी उपलब्धि नहीं है, ये देश भर के लोगों, विधायकों और सांसदों का जीत है और इसमें देश की जीत को मैं देखती हूँ, ये उनके महान परंपरा और शानदार सोच को दर्शाता है। वही रामनाथ कोविंद ने अपने विदाई भाषण में कहा कि मैं उस घर में रहता था जिसकी छत टपकता था, हमारे घरों में पानी आ जाता था और हमको कई बार ऐसा मौका मिला है जब हम भर पेट खा के नहीं सोए हैं। तो इससे देश भर का गरीब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। उसे लगा होगा कि देश की सबसे बड़ी राजनयिकों के बिल्डिंग में से मैं स्वयं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों टाइम खाना नहीं खा पाते हैं और छत टपकना तो ज्यादातर लोगों का काम है। तो उन लोगों को लगा होगा कि मेरा ही भाई राष्ट्रपति भवन में है। आप भारतीय जनता पार्टी की इस महान परंपरा को प्रणाम नहीं करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को राष्ट्रपति के शानदार आलीशान बंगले में बैठाया जिसके खुद का घर टपक रहा था। क्या आप इस महान परंपरा पर भारतीय जनता पार्टी को शाबाशी नहीं देंगे जिसने एक ऐसे महिला को राष्ट्रपति भवन में बैठाया जो आदिवासी थी, जिसका जंगल में रहना ही काम था, प्रवृत्त था, जिसने जंगल से शहर नहीं देखा, उसको राष्ट्रपति भवन में बैठाया। इस बात के लिए बधाई नहीं देंगे? और आपने जो राष्ट्रपति बनाया था वो कौन से दूध के धुले थे? वो लोग भी तो राजनीतिक मंशा से ग्रसित थे। जब के.आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति बने तो कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं कि हमने एक दलित को बनाया है। जब अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो उन लोगों ने कहा नहीं था कि हमने एक मुसलमान को बनाया है। जब कोविंद साहब के विरुद्ध मीरा कुमार जी चुनाव लड़ी तो उनका विदेश सेवा का अधिकारी होना, पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा होना, कई बार कैबिनेट मंत्री होना, चुना हुआ लोक प्रतिनिधि होना, सब दरकिनार करके ये नहीं बताया गया था कि दलित की बेटी है। मतलब जो भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी हो, प्रधानमंत्री की बेटी हो, संसद सदस्य हो, कैबिनेट मंत्री हो, वो तब भी इतनी साल तक रहने के बाद भी दलित की दलित रह गई। तो आप सामाजिक मानसिकता को नहीं सोचे और आज कोविंद जी और मुर्मू जी को अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महबूबा हो या कोई शैतान। मित्रों, भारत का संविधान अक्षुण्ण तभी रहेगा जब संविधान के तहत आने वाली सारी संस्थाएं अक्षुण्ण रहेगी और उसको अक्षुण्ण बनाने में आप अपना योगदान सहयोग देंगे। इन सब बातों के बहका में ना आवे और राष्ट्र कैसे मजबूत हो इस पर विचार करें। अंत में राजनीतिक नौटंकबाजी, आज पार्थ चटर्जी को उड़ीसा के एम्स ने कहा कि पुरानी बीमारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मोटापा है, थायराइड है, शुगर है, हार्ट है, वो तो दिख भी रहा है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि इनको स्ट्रेचर पर बैठना पड़े। इस शर्म के मारे उनको स्ट्रेचर छोड़ के खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो जनता को सिंपैथी दिखाने के लिए और लोगों को बहकाने के लिए स्ट्रेचर से ऐसे ऐसे छाती दिखा रहे थे ताकि लोग भड़के। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता खेल समझ गई है
एक विरोध का स्वर नहीं आ रहा है। और आज ममता बनर्जी ने भी नरमी अपनाया है, मतलब जांच की आंच वहां तक जाएगी। खैर, मैं तो आपको बताता ही रहूंगा कि असल खेल क्या है, और आप भी जानते रहिएगा। अपना अक्ल लगाएं, बहकाव में ना आए। इन्हीं से मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत